हाय गाइस, मैं सीडी जायसवाल अपने सीडीजे क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो प्रोनाउन के नियम के शेष बचे हुए वाक्य हैं या जो बचे हुए नियम हैं, हम उनका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप जानते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जानते हो किसी प्रोनाउन में, या यूं समझिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पसेसिव फॉर्म में सेल्फ या सेल्फ लगा देने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में हम जब सेल्फ या सेल्फ लगा देते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। अब याद रखिएगा आप कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी भी वर्ब का अकेला सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप उसको एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हो बिना प्रोनाउन के। जैसे देखो ये वाक्य लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अभी सेंटेंस में देखो हमने क्या किया है, यहां पे ये सेंटेंस रॉन्ग है। यहां पर माई सेल्फ जो है सब्जेक्ट आया हुआ। हमारा नियम क्या कहता है कि यार ये अपने आप अकेला कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब माई सेल्फ से अगर हम वाक्य की स्टार्टिंग कर देंगे यानी सब्जेक्ट बना देंगे तो ये वाला वाक्य हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट होगा आई माई सेल्फ होना चाहिए था। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक, तो क्या बताया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वर्ब का अकेला सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसके लिए उसका प्रोनाउन का आना मस्ट है। तो अगला रूल हम देखेंगे जो हमारा 19 है। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी ट्रांजिटिव क्रियाएं आती हैं जिनके पश्चात आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना मस्ट होता है, तो उन क्रियाओं को हमको रटना पड़ेगा। तो वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं देखिए, अबेल है, बीटेक है, अपसेंट है, प्राइड है, इंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई और अवेंज। ये ऐसी क्रियाएं हैं कि इनके पश्चात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट होता है, यानी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो हम उदाहरण के माध्यम से देखें, आई प्राइड। अब यहां पर देखो प्राइड यहां पर आपका वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके पश्चात जो है माई सेल्फ, यानी अब आई के साथ आप जानते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम माई सेल्फ यूज करेंगे, तो इसीलिए यहां पर हो गया आई प्राइड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ। दूसरा सेंटेंस देखिए, दी बॉयज absented। absent के बाद भी आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो बॉयज के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे दे, तो इसका पसेसिव फॉर्म हो जाता है themselves, इसीलिए यहां पर हो गया दी बॉयज absented themselves फ्रॉम द क्लास। इसी तरह से देखो बी इंजॉयड आवरसेल्फ। इंजॉय के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे बी हमारा सब्जेक्ट है और बी के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर क्या हो गया, बी के साथ आवरसेल्फ का यूज हुआ है। तो हम क्या याद रखेंगे कि अबेल, बीटेक, अपसेंट, प्राइड, इंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई और अवेंज आज ट्रांजिटिव वर्ब के पश्चात हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा रूल है, इधर और निदर। आप जानते हो प्रोनाउन इधर और जो निदर है उसका प्रयोग हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति या दो वस्तु से अधिक हैं तो वहां पर हम एनी या नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, देखो इधर और निदर दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है। अगर दो से अधिक हो गए, दो से अधिक वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के संबंध में हम एनी या नन का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सेंटेंस में देखो, आइदर ऑफ यू। यहां पर अगर आइदर लिखा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि यानी यू में दो लोग, ठीक है ना, दो से अधिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आइदर लगा है। अब यहां पे देखो नन आया हुआ है, नन लगा, स्वाभाविक है कि ये दो से अधिक होगा। यहां पे देखिए 5 आया है, इससे पता चलता हमको कि हम यहां पर अगर नाइदर लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहां पर 5 है, दो से अधिक है, इसलिए यहां पर नाइदर के स्थान पर हम नन लगाएं। A few moments later. अगला रूल हमारा है, आप जानते हो जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन वन है, वन का मतलब होता है कोई, तो वन अगर हम किसी वाक्य में लगा दें तो वन के लिए आगे जो प्रोनाउन यूज होगा उस सेंटेंस में वन ही आएगा, और कोई प्रोनाउन आप लगाओगे तो रॉन्ग होगा। जैसे देखते हैं क्या लिखा है, अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग होता है
तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर हम वन का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखो, यहां जो सेंटेंस लिखा गया, वन शुड डू वंस ड्यूटी, होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखो हिज लगा हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए था इसके लिए? यहां पर होना चाहिए वन। जब आपने प्रोनाउन यूज किया इंडेफिनिट है तो उसके लिए हम प्रोनाउन आगे भी वन ही लगाएंगे, वंस वर्क होगा। ठीक है ना, यही हमारा अगला रूल था। आपका जो प्रोनाउन है एज और देन, ठीक है ना, इनके पश्चात जो प्रोनाउन आता है वो कभी सब्जेक्टिव केस में आता है तो कभी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? तो आप उसकी पोजीशन को देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे, तब इसके बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर हमको सब्जेक्टिव केस लगाना है कि ऑब्जेक्टिव केस। तो रूल देखते हैं क्या है। देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन स्थित तथा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव केस, वही जो सब्जेक्टिव केस होता है उसी को नॉमिनेटिव केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस में होता है अथवा ऑब्जेक्टिव केस में से किसी में भी हो सकता है। यानी सब्जेक्टिव भी आ सकता है देन के बाद और एज के बाद, और ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। देखिए वाक्य में देखिए, आई एम नॉट एज रिच एज ही। अब यहां पर देखो एज के बाद ही आया है, यहां पर हिम भी आ सकता है, लेकिन ध्यान देना इस बात को, जब जो एज के बाद या देन के बाद आने वाला शब्द होगा उसकी तुलना सब्जेक्ट से करेंगे आप, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर उसकी तुलना, जैसे देखो यहां पे मी क्यों आया, क्योंकि मी की तुलना यहां पर देखो यू से हुई है, इसीलिए इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर यह ऑब्जेक्ट से तुलना की जा रही, तो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, इस वजह से यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर होगा आई एम नॉट एज रिच एज ही, तो क्यों हुआ? क्योंकि इसकी तुलना यहां पर सब्जेक्ट से हो रही है। दूसरे सेंटेंस में देखो, ही लाइक्स यू बेटर देन मी, अगर आप मी कर दिए इसका मतलब मी की कंपेरिजन यू से हो रही है। ठीक है ना, तो इसी के साथ प्रोनाउन का नियम समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।